यूँ तो बेटी के लिए किसी एक दिन को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेटी है तभी तो संसार है। क्या आप बिना बिटिया के इस संसार की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन हमारे देश, खास तौर पर राजस्थान में बीते समय में बेटियां काफ़ी पिछड़ती रही हैं। उन्हें उनका हक नहीं मिल पाया। इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो शक्ति, वो दुर्गा, वो उम्मीद, वो सहारा, बेटी यानी संसार हमारा। जब एक बेटी से पूछा अपनी पूरी दुनिया तो बताओ, बेटी का जवाब सुनिए। माँ की कोख से शुरू होकर, पिता के चरणों से गुजरकर, पति की खुशी की गलियों से होकर, बच्चों के सपने पूरे करने पर खत्म। जी हाँ, ये बेटी ही तो है जो समझ पकड़ने से लेकर अपनी पूरी उम्र जिम्मेदारी उठाते उठाते ही बिता देती है। चाहे माता पिता की सेवा करनी हो या भाई को प्यार, चाहे पति के हर सुख दुख में साथ निभाना हो या बच्चों की हर चाहत पूरी करनी हो, एक बेटी जिंदगी के हर रोल में पूरी ईमानदारी दिखाती है। तभी तो कहते हैं कि बेटी है तो कल है। बिना बेटी के इस संसार की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। इसी कारण 24 जनवरी यानी आज का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। दरअसल 1966 में 24 जनवरी के दिन ही इंदिरा गांधी ने पीएम का पद संभाला था। चूँकि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाने लगा। इस दिवस को मनाने के पीछे मकसद बच्चियों से भेदभाव दूर करने को लेकर लोगों को जागरूक करना है। वहीं बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना भी इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। आज भले ही हालात बदले हों, लेकिन बीते समय में बेटियों को लेकर हालात देश में ठीक नहीं रहे हैं। देश में लिंगानुपात के कुछ आंकड़ों की बात करें तो जनगणना 2011 के मुताबिक देश में लिंगानुपात 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर सिर्फ 943 महिलाएं। देश में सबसे अच्छी स्थिति केरल की है। यहाँ 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, जबकि 2001 में ये आंकड़ा 1058 था। वहीं पुडुचेरी में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं, जबकि 2001 में ये आंकड़ा 1001 था। तमिलनाडु में 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं हैं। 2001 में ये आंकड़ा 987 था। वहीं आंध्र प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 993 महिलाएं हैं। 2001 में ये आंकड़ा 978 का था। छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं हैं। 2001 में ये आंकड़ा 989 था। बात राजस्थान की करें तो इस लिस्ट में राजस्थान का 24वां स्थान है। यहाँ राजस्थान में 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। 2001 में ये आंकड़ा 921 था। हालांकि समय के साथ अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं। इसी का असर है कि अब परिवार में सिंगल डॉटर का चलन भी चल रहा है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि अब बेटियां बेटों के कंधे से कंधा नहीं बल्कि बेटों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं। उम्मीद करते हैं ये सिलसिला यूं ही जारी रहे, ताकि हमारी बेटियां भी पंख खोलकर उड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी वो दिवस जब बेटियों के हक की बात की जाती है, उनके सरोकार की बात की जाती है, तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन क्या इन अभियानों का असर हो रहा है? क्या कल और आज में बदलाव आया है? और आने वाले समय में क्या कुछ खास करना होगा ताकि हमारी बेटियों को उनका पूरा हक मिल सके? इसी को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उन सभी से मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर पवन सुराना जी हैं, पूर्व चेयरपर्सन हैं महिला आयोग से। मैम, बहुत स्वागत है आपका। मंजरी पंत है, बाल अधिकार विशेषज्ञ हैं यूनिसेफ की तरफ से। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेरणा राज शर्मा है, चेयरपर्सन है किड्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। डॉक्टर अर्चना मिश्रा हैं, डायरेक्टर राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और साथ ही संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, चेयरपर्सन बाल संरक्षण आयोग की। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही रूमा देवी है, नारी शक्ति अवार्डी हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है।
और चर्चा आज इस बात को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर राष्ट्रीय बालिका दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन क्या वो परिवर्तन आया है जो परिवर्तन की उम्मीद हम कर रहे थे, हम सभी कर रहे थे। सबसे पहले और साथ ही जस्टिस मीना वी गोम्बर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट की तरफ से, हाईकोर्ट के। सबसे पहले जस्टिस मीना साहब, मैं आप ही का रुख करूंगी सर। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पूरा देश मना रहा है। राजस्थान और देश में बच्चों की पढ़ाई, रहन सहन को लेकर पहले और आज की स्थिति में आप क्या बदलाव देखते हैं सर? नमस्कार। सबसे पहले बालिका दिवस के अवसर पर देश की सभी बेटियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि वर्ष में एक दिन बालिकाओं के नाम समर्पित किया गया है। हर वर्ष 24 जनवरी को देश में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 2008 में राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। इस दिन सन 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर पहली बार आसीन हुई थी, जिन्हें नारी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। भारत की बेटी होने के नाते मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में, सेना हो, खेल जगत हो, राजनीति हो, उद्योग हो, शिक्षा हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उसमें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान दे रही हैं और विश्व पटल पर देश का परचम लहरा रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं। समय के बदलते दौर के साथ साथ धरती से लेकर अंतरिक्ष तक हमारे देश की बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। कठिन मेहनत, रचनात्मक सोच और कुछ कर गुजरने के जज्बे के कारण देश की बेटियों ने कई क्षेत्रों में सफलता की बुलंदियों को छुआ है। हाल ही में हमारे देश की 18 वर्ष की भारतीय रनर हिमा दास ने फिनलैंड में आयोजित IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रचा। इसी प्रकार अन्य बेटियां साक्षी मलिक, मिताली राज, अरुणिमा सिन्हा, मैरी कॉम, सुनीता विलियम्स एवं कई अन्य बालिकाओं ने अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। एक और हमारी बालिकाओं की इन उपलब्धियों से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में लैंगिक भेद के कारण बालिकाओं के साथ असमानता का व्यवहार आए दिन समाज में देखने को मिलता है। बालिका दिवस को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य बालिकाओं का महत्व और उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना व समाज में बालिकाओं को नए अवसर प्रदान करना, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनकी सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ साथ उनके सामने आने वाली बिल्कुल सभी, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बालिका दिवस मना देने से जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि महिलाओं की शिक्षा के बारे में, बालिकाओं के स्वास्थ्य के बारे में, उनके भरण पोषण को लेकर भी सभी को जागरूक होना होगा। संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद है। संगीता जी, क्योंकि लगातार ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बार बार हर साल बालिका दिवस तो मना ही रहे हैं, लेकिन जो परिवर्तन या फिर जो बदलाव की आवश्यकता है बालिकाओं में, क्या वो बदलाव अभी के परिप्रेक्ष्य में आप देख पा रही हैं? सबसे पहले तो मैं सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी आज बालिका दिवस की। और दीपा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बालिका दिवस मना लेना ही सब कुछ नहीं होता। क्या आज हम कोई बदलाव देख पा रहे हैं? परंतु मैं ये कहना चाहूँगी दीपा जी कि हम वो बदलाव आज भी 21वीं सदी में नहीं देख पा रहे। आज भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी छोटी बच्चियाँ, 3 साल 4 साल की बच्चियाँ दुष्कर्म की शिकार हो रही हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी में जब लॉकडाउन था और ऑनलाइन शिक्षा चल रही थी, तो कल ही मैं किसी ग्रामीण क्षेत्र के एक स्कूल में थी। मैंने बच्चियों से पूछा कि आप अपनी पढ़ाई सुचारू कर पा रही थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, घर में एक ही मोबाइल था और मेरे छोटे भाई को मोबाइल उपलब्ध हो रखा था, मुझको नहीं। तो बड़े दुख की बात है, आज भी जो लिंग भेद की बात है, आज भी जो महिलाओं को बेटे के लिए कहा जाता है करने का,
तो मैं कहूँगी कि अभी और आवश्यकता है बहुत अधिक काम करने की और जागरूकता लाने की। बिल्कुल, अभी भी, क्योंकि बहुत साल बीत गए हैं संगीता जी, बहुत साल बीत गए हैं, बहुत वक्त भी लगा चीज़ों को एक धर्रे में आने में, बहुत बदलाव देखने को मिले भी हैं, लेकिन वो बदलाव काफ़ी नहीं है। जिस तरीके की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उन बातों को धरातल पर उतरना होगा और वो बड़े बदलाव महिलाओं की ज़िंदगी में भी, बालिकाओं की ज़िंदगी में भी दिखने होंगे। चलिए ठीक है, आगे भी मैं आपसे चर्चा करूँगी, लेकिन पवन सुराना मैम, आपके पास मैं एक बार फिर से आ रही हूँ, क्योंकि आज पूरा पैनल ही महिलाओं का इसलिए भी हमने रखा हुआ है क्योंकि महिला शक्ति को लेकर सिर्फ महिलाओं की राय सामने आई, यही कोशिश है। आप किस तरीके से देखती हैं बालिका दिवस को, आप किस तरीके से देखती है उस परिवर्तन को जो लगातार कहा जाता है कि 2009 के बाद से, इसकी शुरुआत के बाद से वो बदलाव दिखाई दिया है? आपको भी लगता है कि वाकई में कुछ बदला है? मैं बालिका दिवस पे एक शुभकामना और उत्साह के रूप में देखती हूँ कि एक प्रतिबद्धता से हम बालिकाओं के लिए मिलकर काम करें और बालिकाएं स्वयं सशक्त बने, क्योंकि जो 70 के दशक में, 20वीं सदी के 70 के दशक में ये धारणा थी कि महिलाओं का विकास हो, थोड़ा बहुत विकास हो, फिर वापस परिवर्तित होते होते 90 के शतक में और 2021 में एक तरह से सशक्तिकरण की भावना आई, बात आई और महिला को सशक्त बनना है। किस रूप में हमारी बेटियों को सशक्त बनना है, आदरणीय जज साहब ने कुछ नाम लिए, वो इक्के दुक्के नाम के आधार पे नहीं, हमारी सभी बेटियों को, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी बेटियों को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। आज बेटियों का 6 से 14 का रेशो देखिए तो कितना कम है। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पे 883, बहुत कम। अभी भी बेटियां जन्म लेने से वंचित रह जाती है। तो बेटियों का जन्म लेने में स्वागत हो, ये असंतुलित समाज की रचना बंद हो और बेटियां जन्म के बाद जो अवसर में जो भेदभाव है वो उनके साथ न हो, उनको पूरे अवसर उपलब्ध हो जैसे लड़कों को उपलब्ध होते हैं। और आप गांव के अंचलों में लड़कियों के स्कूल को जाके देखिए, मैंने महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में देखा है कि किस तरह से वहाँ पे पूरे अध्यापक भी नहीं हैं, पूरी शिक्षा के लिए साधन भी नहीं है, यहाँ तक कि टॉयलेट्स भी लड़कियों के लिए नहीं है। इसी कारण से ये देखा गया कि मेंस्ट्रुएशन के समय करीब 83 मिलियन लड़कियां हमारे यहाँ स्कूल छोड़ देती हैं। तो ये एक बड़े दुख का विषय है और इसमें प्रतिबद्धता से सरकार को, समाज को, एनजीओ को, सबको मिलकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूलों की स्थिति, शिक्षा अच्छी हो और शिक्षा केवल एक कक्षा पास करने की नहीं हो, उनको कोई स्किल की एक ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, तभी संभव। कागजी, सिर्फ कागजी ना हो, उनको और चीज़ों से भी अवेयर रहना होगा, जागरूक होना होगा। और महिला साक्षरता हो या फिर जो भेदभाव बालिकाओं के साथ होता है वो हो, या फिर भ्रूण हत्या की बात भी आपने की, और साथ ही साथ जो शिक्षा से वंचित रह जाती है वो बहुत बड़ा एक मसला है जिसकी तरफ भी सभी को मिलकर काम करना होगा। मंजरी जी, आपको क्या लगता है कि इतने सालों में कोई परिवर्तन वैसा आया जिसकी उम्मीद हम सभी कर रहे थे और वो परिवर्तन आज भी हमको तो कहीं पर दिखाई नहीं देता, भले ही बातें बड़ी बड़ी क्यों ना हो? सच देखा जाए तो सच में थोड़े विकल्प खड़े हुए हैं आज बालिकाओं के लिए। बहुत सारे समस्याओं के समाधान भी निकले हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी बदलाव की गुंजाइश है। आज भी अगर हम देखें तो हमारी बेटियों के हाथ में सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसा हम बात कर रहे थे अभी, पुरुष प्रधान समाज है हमारा और उसका प्रभाव हम हर रूप में देखते हैं। लड़कियों के हाथ में कितने संसाधन हैं, उनकी पहुंच कहाँ तक बनी है, इस पहुंच तक पहुंचने के लिए उनकी अपनी क्षमताएं कितनी बढ़ी हैं, इन सब पे इनका प्रभाव पड़ता है। और ये जो सामाजिक मान्यताएं हैं जो लड़कियों के साथ जुड़ गई हैं, उसमें उनकी भूमिका के दायरे बंद से गए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक कार्टून देख रही थी जिसमें बड़ी दिल को छूने वाली बात दिखाई दी। एक प्रतियोगिता का, एक रेस का चित्रण किया गया था जिसके अंदर रेस की शुरुआत में स्टार्टिंग लाइन में बेटियां और बेटे बराबर की तैयारी के साथ खड़े थे और रेस के अंत में एंड लाइन पे एक सुखद भविष्य का चित्रण था। और जिस ट्रैक पे बेटे जा रहे थे उस पे करीब करीब साफ ट्रैक था, शायद ही कोई बाधाएं थी। लेकिन जो बेटियों का ट्रैक था उसमें सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी,
छोटे भाई बहनों के देखभाल की जिम्मेदारी, ऐसी बहुत सारे व्यवधान थे, बहुत सारी बाधाएं थी जिन्हें उलांघ कर बेटियों को उस सुखद भविष्य तक जाना था। और ये हम आजकल अपने आसपास हर जगह देखते हैं। ये इन भूमिकाओं, इन सामाजिक भूमिकाओं में जब बेटियां बंध जाती हैं तो उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पीछे रह जाती हैं। शिक्षा उनमें से एक है, पवन जी ने उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। इसी प्रकार जो दूसरी कठिनाई, परेशानी जो लड़कियों के सामने आज बहुत ज़्यादा आ रही है, जो संगीता जी ने भी जिसका मेंशन किया, वो है हिंसा और एक असुरक्षा की भावना। चाहे वो स्कूल हो, स्कूल तक जाने के रास्ते हो, काम करने की जगह हो, ऑफिसेज हो, घर ही क्यों ना हो, हर जगह पे हमारी बेटियां आज असुरक्षित हैं। अखबार रंगे हुए हैं इस तरह की दुख भरी खबरों से। तो इन साझा स्थानों को, मंजरी जी, सवाल यही है ना, क्योंकि इतने टाइम से इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोग उलझे हुए हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोग बार बार कहते हैं कि ये परेशानियां हैं जो बालिकाओं के सामने हैं, जो महिलाओं के सामने है, लेकिन उन परेशानियों का कभी अंत नहीं होता, उन समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता। इसीलिए आज भी ये चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ये विडम्बना ही हम कहेंगे, इतने सालों से मना भी रहे हैं लेकिन आज भी उन्हीं सब सवालों में उलझे हुए हैं। आप आगे भी चर्चा इस पर हम आपसे करेंगे, आगे भी आपसे राय लेंगे। लेकिन प्रेरणा राज शर्मा जी, चेयरपर्सन है किड्स वेलफेयर सोसाइटी के। प्रेरणा जी, आपको क्या लगता है कि क्या छूट जाता है या फिर क्या भूल चूक हो जाती है, क्या लापरवाही हो जाती है, कहाँ पर हम लोग रह जाते हैं कि आज भी उन्हीं सवालों में उलझे हुए हैं, वही सवाल सेम जो पहले कई सालों से हम लोग पूछते आ रहे हैं, वहीं पर हम लोग अटके हुए हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। और अगर जैसे हम कच्ची बस्तियों में भी बहुत जाते हैं और हम जैसे देखते हैं कई महिलाओं को, तो महिला ही है जो कि ये भ्रूण हत्या के लिए बाकी अपने और परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको उत्साहित करती है। तो बिल्कुल मैंने ये देखा है। और जैसे मान लीजिए हम लोग कॉपी लेकर के जाते हैं, या जैसे अभी इन्होंने भी, मंजरी जी ने भी बताया कि एक फ़ोन है तो वो अपने बेटे को देना चाहते हैं, तो वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि जैसे मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहूँगी, और हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मेरे माता पिता कहीं ना कहीं उन सभी माता पिताओं को इंस्पायर कर रहे हैं जिन्होंने की भ्रूण हत्या नहीं की और हमें पैदा होने दिया। तो अगर आप ऐसे ही अपनी कन्या को पैदा होने देंगे, वो एक दुर्गा शक्ति का रूप है। आप नवरात्रों में दुर्गा माता की स्थापना करते हैं, 9 दिन के लिए उनकी पूजा करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। आपके घर में एक जीती जागती शक्ति आने के लिए तत्पर रहती है, उसको आप उसका तिरस्कार करते हैं, अपने घर में भी बुलाना नहीं चाहते उसको। तो उसे आप सिर्फ एक मौका दीजिए। हर एक बच्ची के पास इतने प्यारे ख्वाब हैं। मैं अपनी तरीके से, और जिससे भी मेरी बात होती है, मैं किसी से भी बात करती हूँ कि मैम मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मैम मैं इंस्पेक्टर बनूंगी, मैम मैं डॉक्टर बनूंगी। तो ख्वाब बहुत हैं, बस मौका है उनको लेकिन आगे क्या लाने प्रेरणा का। जी, आपको क्या लगता है कि वो सोच हम डेवलप क्यों नहीं कर पाते सामने वाले के दिमाग में, या फिर वो हम क्यों नहीं लोगों को जागरूक उस हद तक कर पाते जिस हद तक हम खुद हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हैं? कहाँ पर चूक रह जाती है? देखिए, मुझे यही लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं समाज में यही है कि लड़का होने पे बहुत खुशी होती है। जो थाली बजाने का सिद्धांत पहले चले आ रहा था, वो अभी भी कहीं ना कहीं, चाहे हम इस चीज़ को ना माने, जैसे सिंगल डॉटर्स के लिए ठीक है, बहुत सारी उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, बहुत सारे उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे लोगों से भी हमारी बात होती है, हमारे स्कूल में भी ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनकी की सेकेंड डॉटर हो गई, और कहीं ना कहीं मैं उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं देखती हूँ जो कि एक बेटा होने पे होती। तो अगेन मैं वही कह रही हूँ कि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ मदर, बीइंग अ डॉटर, हमको सबसे पहले हमारी खुद की मानसिकता को चेंज करना है कि इसमें भी एक यही बड़ा सवाल था, क्योंकि फिर ये इनडायरेक्टली तो फिर वही हो गया ना कि शिक्षा का अभाव है, आप जागरूकता का अभाव है, जिस वजह से आप लोगों की सोच ऐसी हो गई है, या फिर अभी भी मानसिकता वैसी है। शहरों में भले ही वो मानसिकता, अभी तो हालांकि शहरों में ज़्यादा ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार कहा जाता है कि गांव देहातों में लोग उतने जागरूक नहीं होते, शिक्षा का अभाव होता है, जिस वजह से वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है या फिर ऐसे मामले आते हैं। लेकिन अभी शहरों में भी, शहर भी इससे अछूता नहीं है, शहरों में भी कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। अर्चना मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह इसके पीछे है कि लगातार बालिकाओं के इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं मसलों पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, वो परिवर्तन क्यों नहीं आ पा रहा या फिर बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा जिस बदलाव की दरकार हम सभी को है, बालिकाओं को है असल में?
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो वो घर से होती है। होम इज़ योर फर्स्ट स्कूल। जो परिस्थितियाँ या परिवेश में बच्चियाँ घर पे रहती हैं तो वहीं से वो सब कुछ शुरुआत होती है। कहाँ उनको शिक्षा की कमी हो रही है, कहाँ असमानता हो रही है, कहाँ उनको स्वतंत्रता में कमी हो रही है, क्या उनकी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है, ये सब क्या घर से ही पनपती हैं चीज़ें। तो हमें ये कि समाज को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि जो समाज में बेटी और बेटा ये दोनों समान है, इनकी एक की भूमिका है, दोनों समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमें मैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में काम करती हूँ, तो हमारा मेन एक उद्देश्य ये होता है कि हम लोगों को जागरूक करें, जागरूकता कार्यक्रम जगह जगह अपना ऑर्गेनाइज करें। और इसके लिए हम ना बहुत इंटीरियर्स में जाते हैं, गांव-गांव ढाणी जाके हम लोग कार्यक्रम करते हैं और वहाँ पर हम हर एक मुद्दों पर बात करते हैं और बालिकाओं के समक्ष जो परेशानियाँ आती हैं उन मुद्दों को भी हम उठाते हैं। तो उन लोगों को जागरूक हम इस बात को किया जाता है कि देखिए, आप बेटियों को शिक्षा देंगे तो ये बेटी आपके लिए ही, आपके परिवार का ही सहयोग करेगी भविष्य में। तो ये इन कार्यक्रमों के जरिए हमने लोगों को सेंसिटाइज करने की बहुत कोशिश की है। और मैं ये मानती हूँ कि मतलब हम अगर हर घर से इसकी शुरुआत करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, पहले अपने आप से शुरुआत करें, घर से शुरुआत करें, उसके बाद उम्मीद किसी और से करनी होगी कि वो भी रिटर्न में वही चीज़ें करें जो एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं या फिर जो समाज के लिए भी ठीक है। लेकिन वो अभी भी नहीं हो पा रहा है। आप गांव ढानियों में भले ही NGOs तमाम काम कर रही हैं या फिर तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब चर्चा करनी पड़ जाती है ऐसे मुद्दों पर, ऐसे सवालों पर, तो फिर अभी भी ये लगता है कि बहुत पीछे हम लोग कहीं ना कहीं हैं। संगीता बेनीवाल जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। किस तरीके से मैडम, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि संस्थाएं तमाम हैं, सरकारें भी कदम उठा रही हैं, तमाम फैसले भी लिए जा रहे हैं, तमाम योजनाएं भी बालिकाओं के लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां नहीं बदल रही हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है या फिर कहां पर चूक रह जाती है? वो हमें अपने आप से शुरुआत, जैसे कि अर्चना जी ने भी कहा कि शुरुआत अपने आप से, घर से करनी होगी। क्या सभी को पहले अपनी सोच को डेवलप करना होगा, खुद अपने स्तर को बढ़ाना होगा, उसके बाद समाज में ये परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे? हाँ दीपा जी, देखिए, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल हम आज भी पहले जैसे ही हैं। महिला सशक्तिकरण बिल्कुल हुआ है, आज महिलाएं हमारी काफ़ी आगे बढ़ी हैं, परंतु जहाँ तक हम बात करते हैं कि कहाँ और आवश्यकता पड़ जाती है और आज भी हम लोगों को यहाँ बैठकर इसके बारे में क्यों चर्चा करनी पड़ रही है, तो सबसे बड़ी बात मुझे ऐसी लगती है कि सामाजिक चेतना बहुत अधिक आवश्यक है। और हम अक्सर देखते हैं कि कई बच्चियां जो होनहार होती हैं, पढ़ाई करती हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके घर वाले ये कहते हैं कि तुम पराए घर जाओगी, वहाँ क्या होगा, उसके बाद तुम अपने आगे की लाइफ वहाँ से स्टार्ट करना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह से हमको उड़ान भरने देनी चाहिए बच्चियों को, वो क्या करना चाहती है ज़िंदगी में। और पराया धन, ये सब चीज़ें जब तक परिवार से ख़त्म नहीं होंगी, पड़ोस से ख़त्म नहीं होंगी, समाज से ख़त्म नहीं होंगी, तो चाहे हमारे सरकार की कितनी ही योजनाएं हों बालिकाओं के लिए, चाहे हम आज कितनी सशक्तिकरण की बात करें, वो सब धरी की धरी रह जाएंगी। बिल्कुल, ये बल्कि ये सोच लानी होगी कि बोझ नहीं बल्कि सम्मान है बेटियां, और अपना ही तो है, क्योंकि जब लड़कों को आप वही प्यार देते हैं या फिर लड़के के साथ वो प्यार आपका दिखता है, तो फिर लड़कियों के साथ, बालिकाओं के साथ वो प्यार क्यों नहीं दिखता? पहले अपने आप में मूल चूक जो परिवर्तन है वो करने होंगे। रूमा देवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, नारी शक्ति अवार्डी हैं। रूमा देवी जी, आपको क्या लगता है, आपने तो बहुत सारे काम किए भी ऐसे हैं जो महिलाओं के हित में, या फिर खुद आप लगातार इन सब चीज़ों से जुड़ी भी रही हैं, आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा बतौर एक महिला, या फिर आपको लगता है कि समाज में बहुत सारे परिवर्तन हैं जो अभी भी होने चाहिए? जी बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और मैं कामना करती हूँ कि बालिकाएं स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहें। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गई है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनकी बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कर रहे हैं गांव में या जो अपने क्षेत्र में तमाम काम भी उन्होंने किए हैं, तो इसलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना या फिर उनको क्या लगता है कि समाज में क्या कमियां हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पवन मैम, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। जब महिला आयोग की चेयरपर्सन आप थी, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा या फिर क्या क्या चुनौतियां सामने आई, किस तरीके से उनको फेस किया गया, और तब में और अब में कितना बदलाव आप देख पा रही हैं कि वाकई में हुआ है, जो पहले नहीं था वो अब हो रहा है धीरे धीरे ही सही? बदलाव तो हुआ है कि अब अधिक लड़कियां पढ़ने लगी है। जैसे पहले हम देखते थे कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल साइड में लड़कियां कम जाती थी,
पर आज परसेंटेज काफ़ी बढ़ने लगी है, परंतु महिलाओं लड़कियों के प्रति शोषण या लड़कियों को दोयम दर्जे का नागरिक समझना अभी भी नहीं बंद हुआ है। उसके लिए ज़रूरी है सामाजिक जागरूकता और हमारी मानसिकता में बदलाव। जब मैंने ये देखा कि कई जगह हम जब बातचीत करते हैं तो केवल महिलाओं में ही जागरूकता की बात करते हैं। हमको पुरुषों से और लड़कों से विशेषकर जागरूकता की बात करनी चाहिए, इन प्रश्नों को पूछना चाहिए और उनको उदाहरण से समझाना चाहिए। ऐसे भी कई परिवार हैं मेरी जानकारी में जिनके 3 बेटियां हैं और वो तीनों बेटियां बहुत अच्छा समाज में काम कर रही हैं। तो हमको ऐसे पॉजिटिव उदाहरण सामने लाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि मिल कर के जिनके पास संसाधन नहीं है और सरकार कंपलसरी एजुकेशन कह रही है, तो कहीं ना कहीं हमको सरकारी तंत्र को भी और सशक्त बनाना पड़ेगा और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। जब स्कूल में टीचर ही पढ़ाने नहीं आएगा या अच्छी तरह से उसको तो वो बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे। आज 47% लड़कियां जो है ये मानसिकता हमारे यहाँ की जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है, तो क्यों हो जाती है? कानून को तोड़ता कौन है? सेक्स डिटर्मिनेशन जो एक्ट है उसका पालन सही रूप से क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सब करने के लिए एक सजग तंत्र की आवश्यकता है और केवल तंत्र नहीं, सामाजिक जागरूकता, आपने कहा एक मजबूत पॉलिटिकल विल की भी बहुत जरूरत है। अगर मजबूती के साथ कानून फॉलोअप करवाया जाए या फिर इम्प्लीमेंटेशन हो, उनको बार बार मॉनिटरिंग की जाए, तो फिर वो स्थिति नहीं आएगी जो स्थिति हम अभी अपने चारों तरफ देख भी रहे हैं। और लगातार बालिकाओं की तो सोच बदल रही है, घर वालों की भी सोच बदल रही है, लेकिन जब घर से बाहर निकलते तो समाज में लोगों की सोच क्या है? अगर उनकी वही छोटी सी मानसिकता है तो फिर क्या कीजिएगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी पर चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे, चर्चा आगे भी है और लगातार ये सवाल भी हम पूछ रहे हैं कि आखिर तब से अब तक जब से इसकी शुरुआत हुई बालिका दिवस की, कितना परिवर्तन आया है? क्या ये परिवर्तन काफी है बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए? इस पर चर्चा लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं बालिका दिवस को लेकर। बालिका एक रूप अनेक, लेकिन क्या मुकम्मल हक उनको मिल पा रहा है? जिसकी बातें तमाम होती है सालों से, वो बातें क्या धरातल पर भी दिखाई दे रही है? जमीन पर भी महिलाओं को, बालिकाओं को वो हक मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं? इसी को लेकर लगातार हम चर्चा करें। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से मैं जस्टिस मीना वी गोम्बर मैम का रुख करूंगी, पूर्व न्यायाधीश हाईकोर्ट। मीना मैम, आपको क्या ये लगता है, क्योंकि बाल विवाह को लेकर राजस्थान काफी बदनाम रहा पिछले कई सालों से भी हम देख रहे हैं, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो आंकड़े हैं उनमें कमी आई है या फिर उनमें इजाफा हुआ है? आप इसको लेकर क्या सोचती हैं? इसी दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के कल्याण एवं उन्हें कुरीतियों से बचाने हेतु विभिन्न योजनाएं लागू की गई व जिनमें नए कानून बनाए गए। सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। परंतु इसके बावजूद आज भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो बालिकाओं को स्कूल भेजने के बजाय माता पिता बालिकाओं को अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल का काम सौंपते हैं। बाल विवाह निषिद्ध होने के बावजूद यदि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो इस प्रथा को चोरी छुपे चलन आज भी देखने को मिलता है। हालांकि उक्त सोच काफ़ी हद तक पिछले कुछ सालों में बदली है, परंतु अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमें समझना होगा कि बालिकाओं की समस्या सामाजिक है और इसलिए समाधान केवल कानून बनाने या नई नई योजनाओं के बनाने से संभव नहीं होगा। सरकार के साथ साथ हम सबको, सिविल सोसाइटीज़, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी कि समाज की इस सोच को बदला जाए कि बेटियां बोझ न होकर हर क्षेत्र में बेटों के बराबर। बिल्कुल।
बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग मसों में लगातार हम भी देख रहे हैं कि राजस्थान की बात हम करें या फिर अलग अलग हिस्सों की बात हम करें देश के, कुप्रथाएं बढ़ी हैं, भेदभाव बढ़े हैं, हत्याएं बढ़ी हैं, हिंसा बढ़े हैं, और उन हिंसाओं का, उन अपराधों का जिक्र होता है, कई बार जिक्र होता है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, जो कि चिंता की बात है। रूमा देवी जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ मैडम, आपको किन किन परेशानियों का, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, या फिर अभी आप आसपास किस तरीके की परेशानियां देखती हैं बालिकाओं के लिए? आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन होने चाहिए? जी बिल्कुल मैम, बचपन में बहुत दिक्कतें आई जब मदर की डेथ हो गई और उसके बाद घर की जिम्मेदारी, घर का काम करना। लेकिन जब मैंने काम ये शुरू किया तो अड़ोस पड़ोस के लोग और घर के लोग सब इस तरह से बोलते थे कि ये बहू है, बाहर जा रही है, या कई तरह की बातें होती थी, लेकिन उसके सामने हमने नहीं देखा। और मैंने सोचा कि जो मैं कर रही हूँ, अगर मैं सही कर रही हूँ तो मैं सही हूँ, इसीलिए मैंने ये जो रुख किया ये छोड़ा नहीं। और उसके बाद में जब मैं सक्षम हुई तो मैं गांव में जब जाती हूँ, बहनों के साथ में बैठ के बात करते हैं और उनको समझाते हैं कि आज अपन को इतनी परेशानी हो रही है, अगर हम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, उनको शिक्षित नहीं करेंगे तो कल ये भी ऐसे ही जिंदगी जिएगी। तो जब उनको समझ में आता है बात तो वो सोचती है कि वास्तव में ये तो सही बात है। और आज उनकी सोच में कई ऐसे फर्क आए हैं जिससे वो सोचती है कि नहीं, मैं जो पैसे कमाऊंगी वो मेरे बेटी पे खर्च करूंगी, उसको पढ़ाऊंगी, उसको सक्षम बनाऊंगी, जो कल से वो आगे जाके मेरे जैसी परेशानी न झेले। तो इस तरीके से हम काफी जो ग्रामीण बहनें हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना काल में पढ़ाई से दूर हो गए थे क्योंकि स्कूल नजदीक भी नहीं थे और वो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे समय में काफी बेटियों ने बताया कि मैम हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है लेकिन हमारे पास में फोन नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो आज ही हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने कई बहनों को फोन डिस्ट्रीब्यूट किए, जो स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए, उनको हमने बताया कि आप इसके माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और साथ साथ में जो आप काम करते हैं एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी का, इसको भी आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा सके। और देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाएगी। तो ऐसे प्रयास है हमारे कि हर बेटी सक्षम हो, ऐसा न हो कि जो ये आज बालिका दिवस मनाया जा रहा है, कुछ ही सालों में सब बालिकाएं सक्षम हो जाए, ताकि हमें ये जो बालिका दिवस है ये न मनाना पड़े, हर दिन बालिका का हो, यही हमारी कामना है। और इसी के साथ हम चल रहे हैं। अभी जो आज मेरी बहनें हैं और माताएं हैं वो खुश होकर गई है कि हमें फोन मिला है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। सभी को आपने भी कहा कि आप भी लगातार काम कर रही हैं, आपको भी लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो तमाम संस्थाएं भी हैं वो भी चाहते हैं कि उनके साथ और संस्थाएं जुड़े और लोग जुड़े और वो बेहतर तरीके से काम कर पाए, क्योंकि वो जरूरी भी है। अभी लॉकडाउन के दरमियान महिलाओं की, बालिकाओं की स्थिति को लेकर भी आपने जिक्र किया, तो एक सर्वे है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में 42% लड़कियों को दिन में सिर्फ 1 घंटे मोबाइल यूज के लिए दिया जाता था। अभिभावकों को ये लगता था कि फोन बच्चियों के लिए असुरक्षित है। अब जब तक ये भावना हमारे खुद के पेरेंट्स के भीतर रहेगी, हमारे खुद के अभिभावकों के भीतर रहेगी, तो फिर हम समाज से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं या फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं? मंजरी जी, असल में आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। इस समय अगर ज़रूरत है तो पुरुषों के साथ, लड़कों के साथ भी उतना ही काम करने की ज़रूरत है, ताकि जिन संसाधनों की बात हम कर रहे हैं उनकी सगवड़ सभी को बराबरी से मिल सके। तो अब तक हमने बहुत दिनों से, पवन जी भी जो बात कह रही थी मैं उससे बहुत सहमत हूँ कि अब तक हमने बहुत समय से बेटियों को सशक्त करने की, उनको अपनी अधिकारों के बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन अब ज़रूरी है कि हम उसके साथ साथ अपने बेटों को भी बेटियों के साथ कदम मिला के चलने की शिक्षा दें और एक ऐसा माहौल खड़ा करने की शिक्षा दें जिसके अंदर वो दोनों साथ मिल करके एक साथ मिलके आगे बढ़ सके।
जहाँ तक पुरुषों का रोल है, ना केवल माहौल को या घरों को सक्षम बनाना, लड़कियों के लिए सुरक्षित बनाना, उनके अधिकारों को पूरा करना है, बल्कि जब वो प्लानिंग के लिए बैठते हैं या बजटिंग के लिए बैठते हैं, चाहे वो घर का बजट हो, चाहे वो नीतियों से जुड़े हुए बजट्स हों, उस समय बेटियों के लिए जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्लान बनाना, योजना का निर्धारण करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। आज देखा जाए तो इतने सारे कानून हैं, बेटियों के बराबरी के अधिकार हैं, इतनी स्कीम्स हैं, इतने एंटाइटलमेंट्स हैं, उनकी जागरूकता उन परिवारों में ही नहीं है जहां पे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस समय एक जो दूसरा कार्य बहुत आवश्यक है, वो इस जागरूकता को घर घर तक ले जाना और उन लोगों तक जोड़ना जिसका फ़ायदा सबसे अधिक मिलना ज़रूरी है, वहाँ तक जोड़ना। ये दो आयाम मुझे लगता है, इनके ऊपर और अधिक काम करने की ज़रूरत है। 2021 से जो दशक शुरू हो रहा है, उसमें हमें बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी, और परिवारों में केवल माँओं को नहीं, पिताओं को और खासकर भाइयों को साथ लेके चलना ज़रूरी है, ताकि वो लोग अपने कर्तव्य का और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरी तरीके से कर ना सकें। सिर्फ बालिकाओं को, ना सिर्फ महिलाओं को, बल्कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो पुरुषों को भी होना चाहिए, क्योंकि समाज में सभी को साथ मिलकर रहना है। और बार बार इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि महिलाओं की, बालिकाओं की सोच अगर सोच लीजिए एक बार की बदल भी गई, लेकिन अगर जो समाज में हमारे साथ रहते पुरुषों की सोच नहीं बदली, तो फिर किस हद तक वो आगे बढ़ सकती है या फिर किस तरीके से वो आगे जा सकती है, इसको लेकर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि सारी पाबंदियाँ सिर्फ महिलाओं को ही फॉलो करनी है, सारी पाबंदियाँ सिर्फ उन पर ही लागू होंगी, या फिर आप सभी को अपनी अपनी मर्यादाओं का या फिर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि एक पुरुष और महिला दोनों के कर्तव्य अलग अलग हैं और इनको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए। अगर आज की समाज की स्थिति को देखें तो जो असमानता की बात हम कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन तो आया है। आज बेटियों की सहभागिता जहाँ हर क्षेत्र में, या महिलाओं की सहभागिता हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है, तो इससे ये लग रहा है कि समाज में कुछ परिवर्तन है, लोगों की सोच में कुछ अंतर ज़रूर है। लोगों को, परिवारों को अपनी ड्यूटीज़ भी पता चल गई हैं कि उनके लिए दोनों बच्चे समान हैं, दोनों को पढ़ाना है, और यही सोच अभी हम जैसे 50% तक लाए हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में ये सोच हम 100% तक पहुँचाने की कोशिश करें कि दोनों के ड्यूटीज़ और कर्तव्य को उनको बताते हुए और समाज में उनकी क्या भूमिका है, इसको प्रति उनको हम जागरूक करते रहें। चलिए ठीक है, सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी और अब हर पहलू को जागने की ज़रूरत है, सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है, और इसीलिए भी अब एक विकास हो सकता है, समग्र विकास हो सकता है, जिस तरीके से बार बार चर्चा भी हम कर रहे हैं। प्रेरणा जी, आपको क्या इसके पीछे समझ में आता है कि बार बार, अभी रूमा देवी ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जब महिलाएं घर से निकलती है तो 100 सवाल पूछे जाते हैं, रात को निकल रही है तो 100 सवाल पूछे जा रहे हैं, बेवक्त निकल रही है तो कई सवाल दागे जा रहा है। इसके जब तक इन पर रोक नहीं लगेगी या फिर इन बेड़ियों में जकड़कर महिलाओं को जब तक रखा जाएगा, तो फिर कैसे विकास होगा, कैसे बालिकाएं आगे बढ़ पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए रूमा देवी जी ने भी बिल्कुल सही कहा और मैं मंजरी जी से भी काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि पुरुषों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। पुरुष एक पिता, एक भाई, एक पति, एक पुत्र के रूप में हर एक महिला से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। और जैसे मान लीजिए अगर किसी की जल्दी शादी भी होती है, आई टेक माई एग्जाम्पल ओनली, I got married in BA final only and I owe my success to my husband कि आज मैं PhD हूँ और मेरी कंटिन्यूसली पढ़ाई चली। और इसी तरीके से अगर हर एक परिवार में, चाहे वो शादी के बाद भी अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश उसकी शादी जल्दी हो जाती है, तो उसका पति या उनके ससुर अगर उनका साथ दें, उनको आगे बढ़ाएं, तो हर एक महिला, फिर वही बात आ जाती है, उसके इतने सारे ख्वाब होते हैं, वो ज़रूर उसको पूरा करती है। और जहाँ तक ये है कि कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में ये है कि महिलाएं थोड़ी सी शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि डिफेंस में भी, आज आप एयरफोर्स की बात ले लीजिए, इंडियन नेवी की बात ले लीजिए, या कहीं भी महिलाएं हर एक फील्ड में पुरुष के साथ हैं। उस हार्ड ट्रेनिंग से सारी की सारी लड़कियां गुजरती हैं जो कि लड़के करते हैं। चाहे वो 100 पुशअप्स करने हो, वो बराबर करेंगी। तो आप बताइए कहाँ कमज़ोर हैं?
अंदर है सिर्फ एक छुपी शक्ति को स्वीकारने की, और काफ़ी हद तक बदलाव आया है। आप रियो ओलंपिक्स का में भी हम देख सकते हैं, वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर बॉयज़ ओनली कि यही नाम रोशन करेंगे, लेकिन हम नहीं नकार सकते। इतने सारे नाम अभी पीवी सिंधु हैं या दीपा मलिक, साक्षी मलिक, जो भी हैं, इन्होंने ये एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं, बस एक उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, वो ज़रूर आगे बढ़ेंगी और इंडिया का ही नहीं, विराट रूप में पूरे इस विश्व में अपना नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो खेल का क्षेत्र हो, वो राजनीति हो, वो कला हो, संस्कृति हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने खुद को साबित करके दिखाया है और दिखा भी रही हैं। लेकिन उसके इतर भी कुछ इतना एक बड़ा तबका है जो ये सब कुछ देख भी रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन उसके इतर वो सपोर्ट भी कहीं ना कहीं उन कुरीतियों को भी कर रहा है जो समाज में अभी भी व्याप्त है या फिर अभी भी वो चल रही हैं। तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे उनको खत्म किया जा सकता है? संगीता बेनीवाल जी, कैसे शय मिलती है या फिर कौन इन चीज़ों को बढ़ावा देता है, सब कुछ जानते हुए भी, सबको समझते हुए भी क्यों नहीं ये चीज़ें खत्म हो पाती हैं? आपको क्या लगता है? देखिए दीपा जी, सबसे पहले तो अशिक्षा के अभाव की वजह से ये चीज़ें हो पाती हैं आज। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आज की जो हमारी राजस्थान सरकार है, उनकी संवेदनशीलता की वजह से हम देखते हैं आज कई बच्चियां जो बाल विवाह की शिकार होती हैं वो सीधा थाने तक पहुंच जाती हैं अपना बाल विवाह रुकवाने के लिए। तो जब तक, अभी मेरे से पूर्व मंजरी जी भी बहुत सही कह रही थी कि हमको जो धरातल पर एनजीओस काम कर रहे हैं, तो हमको खाली माओं को, बेटियों को नहीं, साथ में भाइयों को और पूरे परिवार को, पिता को भी जागरूक और सामाजिक चेतना के लिए तैयार करना पड़ेगा। पर मैं दीपा जी एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगी। अभी कुछ समय पहले मैं एक बच्चों के कार्यक्रम में थी और मैं उनको, बच्चों को, बालकों के हितों के बारे में जब मैं बात कर रही थी, तो एक बच्ची ने अपना हाथ ऊंचा करके मुझसे एक छोटी सी बात पूछी कि मैम, आप जब कहते हो कि बेटा बेटी समान है, तो बेटों को 21 वर्ष में और बेटियों को 18 वर्ष में क्यों विवाह होता है? तो मैं निशब्द थी, बहुत मार्मिक सा सवाल था उनका। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि धन्यवाद है फर्स्ट इंडिया का, आज आपने बालिका दिवस पे सभी विशेषज्ञों को बुलाया और चर्चा की, और चर्चा करने से ही हमारे सामने चीज़ें आती हैं। परंतु आज भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है बेटियों को वो विश्वास दिलाने की, वो जागरूकता लाने की। आज जब परेशान हो जाते हैं, जब अपन ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, 13-14 साल की बच्ची जब बताती है कि उन्होंने कभी स्कूल तक नहीं देखी, जब आज हम निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कई सारी बच्चियां शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही, कई बच्चियां स्कूल दूर होने की वजह से ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दूसरी तरफ मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी जगह ये, कई बच्चियां हमारी विदेश भी जा रही हैं पढ़ाई करने के लिए। तो और भी अधिक आवश्यकता है हम लोगों को सामाजिक चेतना लाने की, जागरूकता लाने की, और बेटियों को वो जो उनके पंख हैं उनको उड़ने देना चाहिए। ये नहीं सोचकर कि बच्चियां हैं, इनको पढ़ाकर क्या करेंगे, ये तो पराये घर जाएगी, ये मानसिकता खत्म करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि अपने क्षेत्र में महिलाएं बेहतर काम कर रही हैं, बालिकाएं बेहतर काम कर रही हैं, इससे हर कोई वाकिफ़ है। बस ज़रूरत है उनको सपोर्ट देने की, उनके साथ कदम से कदम मिलाने की, उनको ये कहने की आप आगे बढ़िए कि हम आपके साथ पीछे खड़े हैं। आखिरी में, क्योंकि वक्त की भी कमी है और आप सभी से मैं चाहूँगी कि आखिरी एक रिएक्शन सभी से मिल जाए कि इसमें आगे बढ़ते हुए क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे ये सवाल आने वाले सालों में हम दोहरा ना पाए। पवन जी, पवन, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये जो मानसिकता व्याप्त है समाज में, उसको दूर करना पड़ेगा, और महिलाओं में स्वयं में भी वो भावना भरनी होगी, क्योंकि वो स्वयं भी अगर ये सोचने लगे कि हम तो महिलाएं ये नहीं कर सकेंगे, ये मन में उनके जड़ों से, सदियों से बिठा दिया गया है, उस भावना को दूर करके एक दृढ़ता, एक भरोसा पैदा करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनको केवल एक्ट या सख्ती पालने से नहीं, समझाइश का जो मुद्दा है, समझाइश का जो आंदोलन है एक तरह से, उसको आंदोलन की तरह चलाना पड़ेगा। और उसके लिए केवल आप उपदेश नहीं दे सकते हैं, उनको उदाहरण से समझा करके आप बात करें तो बात अधिक पहुंचेगी। और उस बात को पहुंचने के लिए स्वयं का उदाहरण भी, अगर स्वयं व्यक्ति लड़की और लड़के में भेद करता है और दूसरे को बिल्कुल, पहले शुरुआत खुद से करनी होगी। मंजरी जी, आखिरी रिएक्शन।
क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं? सामाजिक बदलाव की बात बहुत सारी हुई है। हमारे यहाँ पे नीतियाँ बहुत सुंदर हैं, प्लान्स बहुत अच्छे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही कड़ाई से और उतनी ही अच्छाई से हो जाए तो भी बेटियों तक बहुत सारे संसाधन पहुँच जाएंगे और बेटियाँ तैयार हैं उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए। और जो दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है जानकारी। जितनी ज़्यादा जानकारी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा वो ताकत बच्चियों के हाथ में आएगी, उतना ज़्यादा वो उसका लाभ उठा पाएंगी और अपनी जगह स्वयं स्वतः बना लेंगी। ठीक है, प्रेरणा जी, आपको क्या लगता है मैम कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरीके से जागरूकता फैलाई जा सकती है आने वाले वक्त में? मुझे जो लगता है कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर जो भी अगर हम NGOs या सरकार के द्वारा अगर हम कोई भी मदद पहुँचा रहे हैं तो हम किस हद तक सफल हुए हैं और इसकी सच्चाई तक, इसकी तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। खाली कागज़ों में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं हम सिर्फ उसी तक सीमित ना रहें और कागजों में सिमट कर नहीं रहना होगा, उससे बाहर निकलना होगा, जमीन पर हकीकत को देखनी होगी, उसके बाद आगे बढ़ना होगा। अर्चना जी, आपको क्या लगता है? जी, जैसे बच्चियों में ये जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है। एक तो कि उनके विधिक अधिकार क्या है और इसकी जागरूकता उन तक कैसे पहुंचाई जाए। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य ही यही है कि कैसे उन बच्चियों तक हम विधिक जागरूकता उत्पन्न करें, क्या उनके अधिकार हैं, कैसे उनको हमारे तक जोड़ें, जिससे उनको ये पता चले क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये सभी की जिम्मेदारी है, किसी NGO की, संस्थाओं की, सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हम और आपकी भी है, सभी की है। रूबा जी, आपको क्या लगता है कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए? रूमा जी, बिल्कुल, जो बालिकाओं का हक है वो उनको मिलना चाहिए। बाकी बालिकाएं खुद समझदार है, उनको पुश करने से वो आगे बढ़ सकती है। यही मेरा मानना है कि उनका सबसे पहले तो बाल विवाह रुक जाए और उसके बाद उनकी शिक्षा पूर्ण रूप से उन्हें मिले। क्योंकि जैसे हम बाड़मेर इलाके में हैं तो यहाँ पे मैं जब पढ़ी नहीं, लेकिन आज फैशन डिजाइनर हूँ तो मेरे को देख के भी अगर वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहे तो भी यहाँ पे इतना अच्छा कॉलेज नहीं है कि वो जाहिर तौर पर, क्योंकि आप भी किसी के लिए रोल मॉडल हो सकती है, जो करना चाहती हैं आपकी तरह ही काम करना चाहती है, गांव से निकलकर, गांव देहातों से निकलकर जिस तरीके से खुद को साबित करना चाहती है, आप भी सबके लिए रोल मॉडल है। संगीता जी, आपको क्या लगता है कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए या फिर क्या आगे करने चाहिए कि जिससे ये सवाल जो अभी हम आप सभी से पूछ भी रहे थे वो दोहराने ना पड़े? दीपा जी, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से पूर्व में बजट भाषण में हुआ था नो बैग डे, बाल सभाओं वाले दिन प्रत्येक शनिवार को, तो उस दिन स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में बच्चियों के साथ उनके परिवारजनों को भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से क्या बच्चियों के अधिकार हैं और बच्चियों को जो अभी तक ज्ञान नहीं है और जो लड़कों को पॉक्सो एक्ट क्या होता है उसकी अभी तक जानकारी नहीं है, इस वजह से वो इस तरह की छोटे बच्चों का भी हम सुनते हैं, जो बच्चा 10 साल का है तो उसका ज्ञान देने के लिए हर प्रत्येक शनिवार को डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाए ताकि प्रत्येक स्कूल में ये कंपलसरी कर दी जाए। बाल आयोग के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी के द्वारा भी हमने इसके लिए निवेदन किया है कि एक आदेश जारी कर दिया जाए कि जो बाल सभाएं होती है उसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से अधिक जागरूकता लाई जाए। हर स्तर पर बदलाव होने चाहिए, हर स्तर पर बदलाव होंगे तभी वो बदलाव महिलाओं की, बालिकाओं के जीवन में भी देखने को मिलेंगे। मीना मैडम, आपको, जस्टिस मीना जी, आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आगे होने चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? हमें समझना होगा कि बालिकाओं की समस्या सामाजिक है और इसलिए समाधान केवल कानून बनाने या नई नई योजनाओं के बनाने से संभव नहीं होगा। सरकार के साथ साथ हम सबको, सिविल सोसाइटीज, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी कि समाज की इस सोच को बदला जाए कि बेटियां बोझ न होकर हर क्षेत्र में बेटों के बराबर हैं। किसी भी देश के विकास का आंकलन उस देश की बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। यदि उज्जवल कल का निर्माण करना है तो उस कल के निर्माण के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मैं बालिका दिवस पर अपने इस संदेश को श्रीमती नूतन गर्ग की कुछ पंक्तियां जिन्होंने मेरे दिल को अत्यधिक छुआ है के साथ समाप्त करना चाहूँगी। श्रीमती नूतन गर्ग लिखती हैं, बहुत प्यारी होती हैं बेटियां, बहुत प्यारी होती हैं बेटियां
ओस की बूंद सी होती हैं ये, पापा की आंखों की प्यारी, माँ की दुलारी होती हैं बेटियां। बेटा करेगा रोशन एक ही कुल को, पर बेटियां करेंगी रोशन 2 कुलों को। बेटा अगर हीरा होता है तो बेटियां भी सच्ची मोती होती हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं देश की सभी बेटियों को, और मैं पुनः अपने समस्त सामाजिक संगठनों, सिविल सोसाइटीज व जागरूक नागरिकों से प्रार्थना करूंगी कि हम सब मिलकर इस सोच को बदलें, ताकि बालिकाओं का विकास हो, उनको पूर्ण अवसर प्राप्त हो, उन्हें समानता का अधिकार मिले, और जिन कुरीतियों से हमारा देश ग्रसित रहा है उन कुरीतियों को, वो बालिकाओं के हित में नहीं है। एक बालिका 2 कुलों को, जैसा कि नूतन गर्ग लिखती हैं, वो रोशन करती है। बिल्कुल, क्योंकि ईडी के होने से रौनकें हैं और सभी को बालिका दिवस का खास मौका भी है। सभी को इस संकल्प लेना होगा कि बदलाव अपने स्तर पर करना है, खुद को बदलना है, अपने घर को बदलना है, अपने आसपास के वातावरण को बदलना है, तभी निश्चित तौर पर समाज बदलेगा। इस संकल्प बालिका दिवस के इस खास मौके पर सभी को लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, क्योंकि आपके होने से, बालिकाओं के होने से, महिलाओं के होने से बहुत कुछ है, और इसीलिए आज का ये टॉपिक भी हमने रखा हुआ था कि इसको लेकर जो बदलाव की उम्मीद हम कर रहे हैं सदियों से या फिर सालों से, वो बदलाव जल्द से जल्द दिखाई देंगे। ऐसी उम्मीद इसी बालिका दिवस के रूप में भी हम कर रहे हैं, आज के इस खास मौके पर कर रहे हैं। और साथ ही आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बेटियों को एक खास गाना समर्पित किया है। रालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस संगीत लोढ़ा ने इस गाने को लॉन्च किया। चलते चलते आपको इसी गाने के साथ छोड़े जाते हैं। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।